नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो रहेगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित। यानी अब तक हमारी सीरीज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से चल रही थी, अब अपनी सीरीज ये एक नई और सीरीज चालू की जिसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित रहेंगे, जिसमें अब तक पूर्व भर्ती में आए हुए क्वेश्चनों की ये सीरीज रहेगी। जिसमें आज की वीडियो मैंने राजस्थान के इतिहास और भूगोल से संबंधित क्वेश्चन रखे जो जीके के पेपर में आते हैं, और इसके अलावा इसमें जो मान लो ऑप्शन 4 ऑप्शन आ गए तो उसका विश्लेषण करते जाएंगे हम कि इसका क्या होगा। जो ऑप्शन है उसके भी बराबर आंसर बताते जाएंगे ताकि पूरा कवर हो जाए। जहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया वहाँ से रिपीट भी हो जाता है, प्लस जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं वहाँ से भी रिपीट हो जाते हैं। तो हम सभी का विश्लेषण करेंगे बराबर, और बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा ये अपना। और अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक तो करना ही है, और कमेंट करके ज़रूर बता देना पूरा वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रथम क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है कि तिलवाड़ा का मेला जो भरता है, तिलवाड़ा का मेला किस लोक देवता की स्मृति में भरता है। तिलवाड़ा का मेला जो किस लोक देवता की स्मृति में भरता है तो वो भरता है मलिनाज की स्मृति में। तिलवाड़ा हो गया। उसके अलावा संत माव जी, देवनारायण जी और वीर फत्ता जी, इनका भी हम देख लेते हैं। संत माव जी, संत माव जी है ये अपने संबंधित है निष्कलंकी संप्रदाय से, और इनका प्रधान पीठ है वो है सबलाग्राम डूंगरपुर, यानी सबलाग्राम डूंगरपुर और निष्कलंकी संप्रदाय संबंधित है। वहीं देवनारायण जी ये भीलवाड़ा से यहाँ सिद्ध भीलवाड़ा, और वीर फत्ता जी ये है सोनथू गाँव जालोर से संबंधित, सोनथू गाँव जालोर से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के निकट सम्राट थल को किसने अपना क्रम स्थल बनाया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन आता है ये बीकानेर वाला, सम्राट थल वाला। तो ये है जाम्बोजी, जाम्बोजी से संबंधित है। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना है पाबूजी और कोगोजी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है वो स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली का है। यानी मारू गुर्जर शैली का कौन सा है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये मारू गुर्जर का पूछ रहा है, न कि गुर्जर प्रतिहार काल का। मारू गुर्जर शैली का काल रहा है 11वीं से 13वीं सदी तक, जबकि गुर्जर प्रतिहार शैली वो थी वो 8वीं सदी में थी। तो मारू गुर्जर शैली से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा है। सामिदेश्वर मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, यही इसका राइट आंसर होगा जो मारू गुर्जर शैली से संबंधित है। इसके अलावा किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, आहुआ का कामेश्वर मंदिर और सास बहू का मंदिर जो नागदा में, ये तीनों ये है गुर्जर प्रतिहार काल के, ये तो है गुर्जर प्रतिहार कालीन। जबकि समिदेश्वर मंदिर या समिदेश्वर मंदिर जो है वो है ये अपने मारू गुर्जर शैली का। उसके अलावा एक मंदिर और है जो मारू गुर्जर शैली से है, वो है संचिया माता का मंदिर। संचिया माता मंदिर जो ओशिया में है वो भी मारू गुर्जर शैली का है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और कामेश्वर हो ही गया। उसके अलावा हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर, बालोतरा का मंदिर, रणछोड़दास मंदिर है वो भी गुर्जर प्रतिहार कालीन के, जबकि समिदेश्वर और संचिया माता का मंदिर, ये दो जो मंदिर है वो है मारू गुर्जर शैली के। मारू गुर्जर शैली का एक अन्य नाम ये सोलंकी शैली भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कलाकार निहाल चंद चित्रकला किस स्कूल से संबंधित है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। निहाल चंद चित्रकला ये कहाँ से है, किशनगढ़ से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत किससे होता है, कौन से त्योहार से होता है। तो शुरुआत तो श्रावण तीज से होती है, श्रावणी तीज से, जबकि अंत होता है गणगौर से। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो दे रखे हैं त्यौहार, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि गणगौर कब आती है। तो गणगौर आती है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चैत्र शुक्ल पक्ष की जो तीज होती है वहाँ आती है गणगौर। जबकि हरियाली तीज ये श्रावण मास में आती है, ये आती है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तीज को, यानी श्रावण शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसमें आती है हरियाली तीज। जबकि शीतलाष्टमी आती है चैत में आती है, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण पक्ष आती है जिसमें अष्टमी उसमें आती है। और चतरा चौथ ये भी चैत्र में आती है, यानी चैत कृष्ण पक्ष की जो चौथ है वहाँ ये आती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणगौर। शुरुआत श्रावण तीज से,
जबकि अंत होता है घनघोर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? तो पूर्ण विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। और ये भी ध्यान रखना है कि सिरोही का 2 चरणों में राजस्थान में विलय हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घंवरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो घंवरी नृत्य का संबंध किस जनजाति, ये घंवरी नृत्य, ये ध्यान रखना है। तो ये किस जनजाति से? तो ये है भील जनजाति से। भील जनजाति से संबंधित है ये घंवरी नृत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहीरवाटी जो बोली है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में? तो अहीरवाटी है मेवात क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है, बोली जाती है ये अहीरवाटी मेवात क्षेत्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था उसके आधार पर कौन से क्षेत्र में आती है? तो कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक साइड पेज ले लेते हैं। जैसे मान लो ये राजस्थान का नक्शा है, मान लो ये राजस्थान का नक्शा हो गया, मान लो ऐसे बनाया मैंने आपको ध्यान रखने के लिए। तो इन्होंने एक ऐसे, एक ये और एक ये, इस प्रकार थे। तो ये इन्होंने ये बीच वाला ये तो BWSW, ये BWS ये हो गया ना, ये 1 मिनट, ये था ना BWHW वाला, BWHW वाला ये क्षेत्र हो गया BWHW। जबकि जो ये बीच वाला है वो है BSHW। ये तो है BWHW, ये BSHW। इसके अलावा AW ये हो गया एकदम दक्षिण क्षेत्र। जबकि CWG ये जो क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ये है ना CWG, BSHW, AW और BWHW, यानी ये तो पश्चिम क्षेत्र का हो गया। और बीच का जो क्षेत्र है यानी ये राजस्थान है, ये क्षेत्र हो गया राजस्थान का, मान लो ये जो क्षेत्र है ये तो हो गया BWHW, बीच का क्षेत्र है ये हो गया BSHW, और ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हो गया AW, और CWG ये पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का ये क्षेत्र हो गया। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इससे में ये हो जाएगा CWGW, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो राजस्थान की 2 ऐसी नदियां हैं जो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। एक तो है पश्चिम बनास, एक है लूनी नदी, यानी ये 2 नदियां वो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। जबकि माही और साबरमती ये 2 नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो खंभात की खाड़ी होगी, पीछे बची पश्चिम बनास, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अलसी अलसी उत्पादक के प्रमुख जिले हैं। तो राजस्थान में अलसी होती है अधिकतर दक्षिणी पूर्वी में होती है, मतलब पूर्वी जो होता है क्षेत्र, ये मान लो ये राजस्थान है, ये जो क्षेत्र है यहाँ अलसी होती है। तो इसका मतलब अजमेर, पाली, नागौर, सीकर ये तो है ही नहीं। चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये नीचे का हो गया, यहाँ मूल रूप से यहाँ नहीं होती है, यहाँ होती है। और भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली ये भी नहीं है, ये भीलवाड़ा और ये टोंक वाला नहीं है। बारा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी ये हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहाँ होती है। यानी हाड़ौती में अलसी उत्पादक का प्रमुख जिले हैं हाड़ौती। ये हरिमोहन सक्सेना की बुक में भी दे रखा है, ऑथेंटिक बुक में दे रखा है ये पूरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र यानी प्लास्टिक हब माना जाता है? तो ये है जयपुर। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, प्लास्टिक हब कौन सा क्षेत्र है? तो वो है जयपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोलवी, कंदरा, बोध कंदराई और चांदखेड़ी की जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कोलवी कंदरा किससे संबंधित है? तो ये बोध कंदराई है। जबकि चांदखेड़ी वाली ये जैन धार्मिक स्थल है। तो ये दोनों ही किस जिले में स्थित है? तो ये है झालावाड़ जिले में स्थित है, ये झालावाड़ में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? तो सीधी सी बात है, सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम है जैसलमेर का, 17 वर्ग किलोमीटर हो गया। उसके बाद आता है 2 नंबर पर बीकानेर का है अपने 78 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 3 नंबर आता है बाड़मेर,
बाड़मेर का है 92 वर्ग किलोमीटर पर, ये हो गया। तो सबसे पहले बीकानेर आएगा, फिर आएगा सबसे पहले जैसलमेर आएगा, फिर आएगा बीकानेर, फिर आएगा बाड़मेर। तो जैसलमेर बीकानेर यहाँ चूरू, तो ये गलत हो गया। उसके बाद बीकानेर बाड़मेर जोधपुर, ये भी गलत हो गया है। और उसके बाद जैसलमेर बीकानेर पाली, ये भी गलत हो गया है। बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर, यानी ये क्रम से नहीं है, लेकिन सबसे कम, अगर सबसे कम घनत्व के समूह की बात करें तो यही है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये क्रम से नहीं पूछा है, इन्होंने सबसे कम जो समूह है वो पूछा है। तो बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। इसमें पाली ये कट हो जाएगा, इसमें जोधपुर कट हो जाएगा, चूरू हो जाएगा, यानी इन तीनों में ये कट होगी, पीछे ये बचा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। एक तरफ पशु दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी नस्ल दे रखी है, तो ये हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले देखते हैं भेड़। भेड़, ये मैंने पशुधन का अलग से वीडियो बना रखा है, जिसमें शानदार ट्रिक से मैंने बताया है, नस्लों का अलग से ट्रिक बताई है एक एक, वो आप देख लेना वीडियो। उसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो भेड़ की जो नस्ल है वो है नाली, और गाय की होगी अपने सांचौरी, भैंस की होगी अपने सुरती, और पीछे बची बकरी की बारबरी। तो पहले में हो जाएगा 2, तो पहले में 2, ये इन दोनों में। उसके बाद दूसरे में हो जाएगा 4, इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरे में हो जाएगा 1, ये इसमें 1 में है, तो यही इसका राइट आंसर है। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी वो है गणेश्वर। बार बार कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये ध्यान रखना है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। जबकि आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है ताम्र नगरी, यानी तांबे के उपकरण अधिक होने के कारण आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी कहा जाता है। ताम्र नगरी अगर आ जाए तो वो होगा आहड़ सभ्यता, जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी अगर आ जाए तो वो होगा गणेश्वर सभ्यता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गिलुंड और भगवानपुरा सभ्यता जो है किस सभ्यता से संबंधित है? यानी गिलुंड और भगवानपुरा, ये 2 स्थल है, वो किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये है आहड़ सभ्यता से। इसके अलावा हमें और भी ध्यान रखने हैं, 2 नाम और ध्यान रखने हैं जो आहड़ से संबंधित, आहड़ सभ्यता से संबंधित है। वो है, एक तो है रोजड़ी स्थल, रोजड़ी, और एक बालाथल हो गया, बालाथल, और उसके अलावा ये गिलुंड हो गया और भगवानपुरा। ये सभी किससे संबंधित है? ये है आहड़ सभ्यता। ये रोजड़ी आपको ध्यान रखना है, ये आपने नाम पहले नहीं सुना होगा। तो रोजड़ी ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आहड़ हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित किस पुरा स्थल के उत्खनन से संबद्ध रहे हैं? तो ये रहे हैं बेराट से संबंधित। एक मिनट, बेराट से संबंधित है ये, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? तो ये हो जाएगा अपने मंडोर के कक्कुग थे, उस शासक से ये संबंधित है घटियाला शिलालेख। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे, तो वह कौन सा शासक था? तो वो शासक था अजयराज। हालांकि सेकंड ग्रेड में पहले इसको अर्नोराज मान लिया था, लेकिन संशोधन होकर इसको अजयराज माना गया था। फाइनल आंसर के इसमें इसको अजयराज माना गया था। तो ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालक्रम बताना है हमें। अलाउद्दीन खिलजी कालक्रम बताना है। तो सबसे चित्तौड़ विजय, तो चित्तौड़ विजय ये रही थी 1303 में, जबकि रणथंभौर विजय ये 1301 में, जालोर ये 1300 कहीं 11 बताते हैं, कहीं कुछ और बताते हैं, और सिवाना 1308। तो सबसे पहले रणथंभौर हुई थी, फिर चित्तौड़, और फिर सिवाना, फिर जालोर, यानी पहले ऑप्शन होगा रणथंभौर, 2 होगा, इसमें भी 2 है। उसके बाद फिर आएगा चित्तौड़, यानी 1 2 1, उसके बाद होगा रणथंभौर, ये सिवाना, यानी उसके बाद आएगा 4। तो ये इनमें चारों में सही नहीं है, इसलिए आरपीसी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। इसमें हिसाब से होना चाहिए था 2
उसके बाद 1, उसके बाद 4 और उसके बाद 3। लेकिन ये तीनों ही ये ऑप्शन इसमें किसी 4 ऑप्शन किसी में भी नहीं है, तो आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है। तो 75% से अधिक साक्षरता किन 2 जिलों में है? वो है कोटा और जयपुर। इन 2 जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये। इससे पहले प्रथम बार आया था, पटवारी की भर्ती हुई थी उसमें, और काफ़ी पहले भर्ती हुई थी 2000 शायद 15 और 16, वहाँ जो भर्ती हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। यहाँ फिर आया तो इसका हो जाएगा सावर्स ने कहा था ये, सावर्स ने इसका आलोचना की थी, फांसी की ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी कैप्टन सावर्स ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेयो कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था। तो मेयो कृषक आंदोलन का मुख्य नेता था, वो था यासीन खान। ये यासीन खान थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ये ध्यान रखना है आपको। आप मेवाड़ का नाम आते माणिक्य लाल वर्मा की तरफ मत चले जाना। इसकी अध्यक्षता की थी बलवंत सिंह मेहता ने। ये इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने की थी। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यानी टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई आपका चार्ज नहीं है, फ्री रहेगी एकदम। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसकी कॉपी निकाल लेना, और ये आपको बार बार क्वेश्चन देखने हैं, बार बार आपको देखने हैं, तभी आपके दिमाग में ये सेट होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था। यानी राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था, तो किसने दिया था? ये दिया था सलहदी तंवर ने। उसके अलावा एक नागौर के और थे, नागौर के एक और थे सेनापति, जिसका नाम था खानजादा। खानजादा उन्होंने भी यहाँ दगा कर लिया था राणा सांगा से। बहुत ही वीर ये शासक थे, बहुत ही खतरनाक शासक थे, लेकिन ये यहाँ पर धोखा दिया, जिस वजह से ही युद्ध में चोटिल हो गए थे, जिसे युद्ध से बाहर ले जाया गया। बाद में इसको जहर दे दिया गया, फिर इनकी इस प्रकार मृत्यु हुई थी। लेकिन बहुत ही खतरनाक ये योद्धा रहे हैं राजस्थान के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलहदी तंवर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो ये अपने सेकंड ग्रेड की सीरीज़ रही है, और अगर हाँ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद हम सेकंड ग्रेड की सीरीज़ और साथ में वो फर्स्ट ग्रेड की सीरीज़ चल रही थी वो भी साथ ही में रखेंगे। सेकंड ग्रेड की ये चलेगी। इसके अलावा साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में हो, चाहे सेकंड ग्रेड में हो, चाहे रीट में हो, इन सभी को हम साथ में लेकर चलेंगे। साइकोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, साइकोलॉजी का सेकंड ग्रेड में तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।